नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन सोल्व कर रहे थे सीटेट जुलाई 2019 का सामाजिक विज्ञान विषय वाला पेपर। दोस्तों, कल अपन ने 51 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, यानी 21 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। आज आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे, यानी बचे हुए 39 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, शेल्टर बेल्ट हेल्प इन रक्षक मेखलाएं मदद करती है। किस चीज़ में मदद करती है? इसमें अपन सीधे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये मदद करती है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में करती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि रक्षक मेखलाएं क्या होती है। तो रक्षक मतलब शेल्टर बेल्ट पेड़ या झाड़ियाँ होती है जो मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए हवा की गति को कम करती है। ये मतलब हवा से जो मिट्टी का कटाव होता है उसकी एक अवरोधक का काम करती है ये रक्षक मेखलाएं, ठीक है। और ये कृषि क्षेत्रों में कटाव को रोकने में मदद करता है। अन्यथा मिट्टी का क्षरण मूल्यवान शीर्ष मिट्टी और पोषक तत्वों को हटाकर भूमि की उत्पादकता को कम कर देगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 number questions. What determines the thickness of soil profile? मतलब मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? कौन करता है? फर्स्ट है उच्चवाद, समय, वनस्पति जाति, प्राणी जाति और जलवायु। तो इसका कौन करता है? तो मृदा परिच्छेद की मोटाई की कौन निर्धारित करता है? तो समय निर्धारित करता है, ठीक है दोस्तों। के गठन के दौरान परतों में पाई जाती है। मिट्टी कई परतों में पाई जाती है। इन परतों को क्षितिज कहा जाता है। इन परतों को ना क्रम मिट्टी की रूपरेखा के रूप में जाना जाता है। समय वह कारक है, समय ही वो कारक है जिसकी मिट्टी की मोटाई को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये मृदा परिच्छेद की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? टाइम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 54. On the basis of the distribution, resources can be classified as. वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वितरण के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे। इसमें सीधे अपन राइट आंसर की तरफ पढ़ते हैं। सर्वव्यापक मतलब फोर्थ ऑप्शन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सर्वव्यापक साधन वे साधन होते हैं जो सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर है। वे समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और भाषाएं पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती हो। थर्ड ऑप्शन है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो। और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। समाज के संदर्भ में कौन सा वो सही है? तो विविध समाज को एक बार देख लेते हैं भाई। मतलब विविध समाज को अपन ऐसे कह सकते हैं कि विविध समाज में भाषा, संस्कृति और धर्म में अंतर और समानता होगी। और विविध समाज का लाभ ये है कि ये विभिन्न घटकों का संस्कृति नैतिकता को सामंजस्यपूर्वक एकीकृत करता है। मतलब सभी एक्टिविटी को एकीकृत करता है और जो अधिकारों में समान और उनके बीच विचारों और सूचनाओं में खुले आदान प्रदान की अनुमति करता है। तो ये चीज़ किस में है? तो ये चीज़ है ना फोर्थ ऑप्शन में, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं हैं। भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं हों और समानताएं हों तब भी विविध समाज है। तो इज बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स? निम्नलिखित कथनों में कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है? देखो, जेंडर से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न बनता ही है। जेंडर वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, इसको कॉन्सेप्ट समझ लेना, कौन रूढ़िवादी दिखाता है, किस स्टेटमेंट में रूढ़िवादी है नहीं है। तो 56 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं।
महिलाएं बहुत भावुक होती है, महिलाएं फैशन परस्त होती है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है। जाएगा, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है। ये रूढ़िवाद धारणा को चैलेंज कर रही है कि महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज, खाना बनाने या घर की जिम्मेदारियों के लिए ही नहीं आती है, बल्कि वो बाहर भी कुछ कर सकती है, अपने बाहरी दुनिया में भी काम कर सकती है, वो भी टेक्निकल काम, मैकेनिकल और पुरुषों की तरह काम कर सकती है। तो ये एक महिला जिम्मेदार वाहन चालक होती है। तो ये रूढ़िवाद धारणा को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्ट द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रेगेट्स। तो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमि का अधिकार, तीसरा धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और फोर्थ ऑप्शन है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। के लिए एक आंदोलन हुआ था जो कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, जो कि ब्रिटेन में पुरुषों को वोट देने का अधिकार होता था लेकिन महिलाओं को नहीं होता था। तो इस अवधि के दौरान कई महिलाओं ने महिलाओं के मतदान के अधिकारों के लिए विरोध करना शुरू कर दिया और इसे मताधिकार आंदोलन के रूप में जाने लगा। तो इसमें कौन सा होगा? नारी मताधिकार आंदोलनकारी की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग होगी? तो यही है, इन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार मांगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट्स अबाउट जातक इज करेक्ट, मतलब जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सीधा इसकी ऑप्शन ही राइट है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था, उनका संकलन भी किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो जातकों के विषय में सामान्य लोगों द्वारा दी गई थी और जो बौद्ध भिक्षु थे इनका संकलन किया, मतलब इनको लिपिबद्ध किया। ठीक है, ये एक बहुत ही लोकप्रिय कहानियाँ होती थी और बौद्ध धर्म की शाखाओं को संरक्षित करती, और ये कथाएं ना महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कहानी में बुद्ध मानवता के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और प्रेरणा देने के लिए कुछ गुण प्रदर्शित करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 59 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेम अकबरी इज द करेक्ट आंसर। तो सीधे राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता था। कौन सा? आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आईने अकबरी को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का अकबर नाम से 3 खंड वाला इतिहास लिखा, है ना। और तीसरा खंड NIA अकबरी है, जो अकबर के प्रशासन, घरेलू सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य में भूगोल से संबंधित एक्टिविटी, इसमें फसलों, पैदावार, मूल्य, मजदूरी और राजस्व यानी कर वसूली के रूप में विविध चीज़ों के बारे में सांख्यिकीय मतलब गणना के रूप में विवरण दिया है। तो इसे 4 ऑप्शन इज राइट है। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लाइड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी आल्सो एडिंग हिज ओन कंपोजिशन टू इट, मतलब निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। साथियों, सीटेट एग्जाम में गुरु नानक यानी कि सिख धर्म से एक न एक प्रश्न बनता ही है, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से एक प्रश्न आता ही आता है। तो इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते कौन है मतलब जिन्होंने अपनी कृतियों को भी शामिल किया और साथ में गुरु नानक जी को भी किया और उसको गुरुमुखी नामक ग्रंथ में संकलित किया। तो कौन है ये संत? तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब गुरु अंगद जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। गुरु अंगद जिन्हें लेना भी कहा जाता और गुरु नानक के ये उत्तराधिकारी थे। उन्होंने गुरुमुखी में बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने अपनी रचनाओं को भी इसमें जोड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन गया और मतलब A और B सूची पर विचार करना है। सूची फर्स्ट है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है और दूसरा है विभिन्न प्रकार के ऋण है।
यानी ग्रामीण रोजगार है और उनके प्रकार के ऋण है, तो इनके साथ अपने को मैचिंग करना है। ठीक है, एक प्रश्न भी अगर मिल गया, मतलब आपका एक भी मैच कर रहा है, तो बाकी को मिलाने में आसानी होगा। तो पहला किस में जाएगा, ए का जाएगा कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग। ठीक है, होता है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण और मध्यम किसान के लिए उर्वरक कीटनाशी बीज, ये इस तरह के जो ऋण व्यवस्था होती है वो व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट बिटवीन द व्यूअर एंड मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम चूज द करेक्ट ऑप्शन। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है सही विकल्प का अपन को इसमें चयन करना है। इसमें 4 स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं। तत्वों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर के केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है, बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो एक ये सब्जी है टमाटर यानी प्रोडक्ट है, इसको बाजार तक कैसे पहुंचता है, मतलब एक एक प्रोसेस है मर्चेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक तरीके से जमाना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले है ना, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा, यानी पहले बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा वो, थोक विक्रेता ना व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाएगा, मंडी मतलब टमाटर मंडी में जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक छोटे शहर के खास संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदी करता है। इसके बाद क्या होगा, फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करेगा। और इसके बाद क्या होगा, सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 64 नंबर है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है। तो किस में कर सकता है, वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है जिला न्यायालय से तो वो उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ सकता है, और अगर उच्च न्यायालय से भी असंतुष्ट है तो वो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तरह अपील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद पर दिए गए और ए और बी कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसद सदस्य हो वे सरकार बना सकती है। तो पहला स्टेटमेंट्स गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राजनीतिक दल को संसद में मतलब सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और बी स्टेटमेंट है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने एक नज़र लोकसभा वाला जो पढ़ाया था तो उसमें ये पॉइंट निकल के आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा केवल बी सही है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, दी गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कहीं नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसके बाद अपने को मतलब क्या है भारतीय सत्ता। एक बार फिर से पढ़ लेते अंडरस्टैंड के लिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कहीं नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प को अपन को चयन करना। ठीक है, क्या कहते हैं अपन, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और व्यवस्था जो रखता है उसको ने अपन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीकृत होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। और बी स्टेटमेंट है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना।
ठीक है, यानी इतिहास के अध्यापन में से दोनों ही चीज़ें केंद्रित होना चाहिए, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, और बी स्टेटमेंट में विद्यार्थियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने के कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ छोड़ना। तो दोनों ही राइट है, इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में दो कथन गलत है, इन्हें पहचाने। मैंने बताया था कि जहाँ नोट रह जाए उस पर अलर्ट हो जाना है। इसमें से दो कथन गलत है, उसमें कौन से दो कथन गलत है? जिसमें दो कथन गलत है उसी को राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक ज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। को फोकस करना। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। जहाँ साथियों, जब सिर्फ केवल ओनली की बात आ जाए, वह थोड़ा अलर्ट हो जाए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो इसमें ये देखो, इसको रीडिंग करने में ये स्पष्ट हुआ, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तो ये बी नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, बी गलत हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने का तरीका समान है। विभिन्न विषयों को पढ़ाई करने के तरीके समान नहीं है, अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप जितना वर्गीकरण तरीके से पढ़ाओगे, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे, उनकी समझ पे आधार पे अपनी स्टाइल को चेंज कर करके पढ़ाओगे तो आसानी हो जाएगी। इसमें इन्होंने सिर्फ समानता की बात की, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा। और इन्होंने फिर नेक्स्ट है, सामाजिक ज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इन्होंने गलत पूछा था, दो स्टेटमेंट कौन से गलत है? तो बी और सी गलत है, तो दूसरा इज आंसर राइट, बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए सोशल साइंस टीचर शुड एम टूवर्ड्स, एक सामाजिक ज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो सीधे आंसर की तरफ पढ़ते हैं, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ठीक है, जो सापेक्ष महत्व है, बिल्डिंग प्रोस्पेक्टिव, जो वास्तविक महत्व है उस महत्व की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस आ गए, इन पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये समझ पे आधारित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे प्रयुक्त समझा गया है? यानी सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई पुस्तकों को जब अपन विकसित करते हैं तो किन उपायों को हमको जरूरत पड़ती है? दो स्टेटमेंट दे रखे, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, और बी स्टेटमेंट तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, केवल ए, यानी प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से हमको सीखने में ज़्यादा सुविधा होगी। तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, जहाँ स्मरण की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ठीक है, तो ये इसमें बी नहीं होगा, केवल ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक ज्ञान के बारे में सही है? इसमें मतलब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें सामाजिक ज्ञान विषय के बारे में कौन सा राइट होगा ये अपन को देखना है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, और बी स्टेटमेंट तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो जो निश्चित वाली बात है तो वो तो होगा ही नहीं। फर्स्ट वाले को, मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन विल लीड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, जानकारी को स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। जहाँ मेमोराइजिंग की बात होती है वहाँ वो क्वेश्चन गलत ही मान के चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा होगा? द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी। संदर्भ, वन्य जीवन के संरक्षण जो है ना, वो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए विद्यार्थी को मतलब संवेदनशील तरीके से, बड़े ही सेंसिटिव तरीके से सर्वोत्तम विधि या सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा होगा उसके बारे में पूछा है। कहते हैं पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, और ऑप्शन राइट होगा।
फोर्थ ऑप्शन क्यों राइट होगा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। जो पशु आधारित उत्पादों को ना अगर अपन नहीं खरीदेंगे, जब मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं लोगे, तो लोग वन्य के जीवों की क्यों हत्या करेंगे, उनको क्यों मार्केट में लाएंगे। उनकी डिमांड है मार्केट में, तभी तो वो लोग व्यापार को मतलब करते हैं और पशु को मारते हैं और बेचते हैं। तो बच्चों को उसको सर्वोत्तम तरीके से वन्य जीवन संरक्षण को बताने के लिए पशु पे आधारित उत्पाद है ना, उनको ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ठीक है, खुली किताब के मूल्यांकन किस तरह करेंगे। फर्स्ट है, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। सही बात है, तो पहला ऑप्शन ही ये राइट होगा। क्या है, स्टूडेंट नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड द डिटेल्स। बच्चों पे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए ना खुली किताब मूल्यांकन करते समय। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन का स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय का शिक्षण करते समय करने के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे। छोटी समूह की परियोजनाएं, बी है विशेषज्ञ द्वारा नित्य प्रस्तुति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और डी है समुच्चय चित्र कॉलेज बनाना। तो इसमें कौन सा है, समापन पर क्या कर सकते हैं, छोटे समूह की परियोजना बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कर सकते हैं, और डी है समुच्चय चित्र कॉलेज बनाना। तो ए सी डी किसमें, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चंस। कल्पना कीजिए आपका एक साम्राज्य वंशागत में मिला। आप मतलब कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। आप मतलब किस प्रकार अपने साम्राज्य को स्थायी, परमानेंट और संपन्न बना सकते हैं। तो ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में, आप एक टीचर के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते हैं, वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। तो जांचिए, देखिए कौन सा होगा। अनुभव की तुलना करना, विश्लेषण करने की क्षमता करना, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, और तर्क करने की क्षमता। तो इसमें राइट आंसर आएगा, ये किसके बारे में बात कर रहा, उस परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। देखो, एक टीचर के रूप में अगर कोई आदिवासी से संबंधित कोई टॉपिक आता है तो क्लास अपनी विविधता में एकता वाली होती है, विभिन्न जाति समुदाय के लोग उसमें होते हैं। तो एक टीचर के रूप में जिससे आदिवासी लोगों को बुरा भी ना लगे, उनको फील भी ना हो, और उस विषय को एक अच्छे बेहतर तरीके से किस तरह पढ़ सकते, तो ये चीज़ किस ऑप्शन में, तो ये चीज़ है पहले ही ऑप्शन में, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या है, जब कॉन्ट्रोवर्शियल जो मामले होते हैं उनको पढ़ाते समय एक आपको मतलब टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सीधे आप राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा के पहल करनी चाहिए। एक सही योजना के साथ और सम्मानपूर्वक चर्चा की पहल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक भी हो और राजनीतिक जीवन का अध्यापन केंद्र बिंदु होना चाहिए। ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखे कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन, और बी स्टेटमेंट है मूल वो सिद्धांतों का अध्यापन। तो दोनों ही होना चाहिए, राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन भी होना चाहिए और मूल वो सिद्धांतों का भी अध्यापन होना चाहिए। तो तीसरा आंसर इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए।
आप विद्यार्थियों को एक छोटे समूह में कोई योजना बना रहे हैं तो इस पर किस बात पर अधिक बल होना चाहिए। इन्होंने 4th स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, और बी है विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, सी है समूह को विचारपूर्वक चयन करना, और डी है कार्य को पूर्ति करना। सी होगा ए बी सी। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करना है और विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना है और उनको और समूह को विचारपूर्वक चयन करना। तो ए बी सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन से कथन सही है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है सामाजिक विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में। तो बिल्कुल राइट बात है, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर है। और विद्यार्थियों के बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। जैसे बी स्टेटमेंट दिया है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं है। लोग जब जानने की कोशिश करते हैं तभी उसको सीखते हैं और उसको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है जानकारी को जानने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आपको विस्तृत जानकारी पे बल होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर आपके अंदर समझ ही नहीं, उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं तो उससे क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा महत्व होना चाहिए। तो ये सी भी नहीं होगा। और डी है दी गई जानकारी की संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करने। जहाँ जिज्ञासा की बात आए तो वो तो बिल्कुल राइट ही होगा। ठीक है, बालक को एक जिज्ञासी होना चाहिए। तो ये भी है। तो किस में आ रहा है, ए डी में आ रहा है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। किसके लेखन को मतलब प्राइमरी यानी फर्स्ट सोर्स नहीं माना जाता है। दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बारे में हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो किसके लेखन को प्राथमिक सोर्स नहीं माना जाता है, ये है मुजफ्फर आलम। सीधे राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना तो निम्नलिखित स्रोत में से आप किस स्रोत का प्रयोग करना गलत होगा। यदि मान लो एक टीचर को भारतीय इतिहास पढ़ाना है और उसको शुरू ही करना स्टार्टिंग है, तो निम्नलिखित स्रोत में से किस स्रोत का प्रयोग करना गलत होगा। बाकी 3 राइट है और एक गलत होगा, तो वो जो गलत है ना वही राइट आंसर होगा। तो पहला है गुफा चित्रकारी, ये सही है, गुफा की चित्रकारी को बताना चाहिए। लघु चित्रकारी ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, शिलालेख के बारे में बताना और हस्तलिपियों में। तो देखो इसमें क्या नाम है, राइट आंसर होगा राइट। जो गलत है वही राइट होगा, तो इसमें होगा लघु चित्रकारी। दूसरा ऑप्शन राइट होगा, इसको नहीं बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तु पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। यानी विज्ञापन वाले क्वेश्चन विषय वस्तु को पढ़ाते समय किसको सामाजिक विज्ञान विषय में आलोचनात्मक किस पर चर्चा करना चाहिए। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बिल्कुल इस पर चर्चा होना चाहिए। और वी है समता के मुद्दे, इस पे भी चर्चा होना चाहिए। तो किस में है, इसमें ए और वी दोनों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भू उपयोग क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कल्पना पे आधारित है, उनकी कुशलता पे आधारित है। तो भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन में उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दी गई प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो किस कुशलता कर रहे हैं अपन, परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या होगी, कौन सी मेथड होगी प्राकृतिक विषय वस्तु को पढ़ाते समय। ठीक है, तो इसमें होगा वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। किसी चीज़ को डायरेक्ट दिखाना ज़्यादा कारगर मेथड होती है। ठीक है, तो एक वन्य जीवन अभ्यारण्य पर छात्रों का विजिट करा दीजिए,
वो विधि सबसे बेटर होगी। तो दूसरा ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। तो जो सोशल साइंस की जो बुक होती है, जो कार्टून रहते हैं, चित्र, आकर्षक चित्र बने रहते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। तो सीधे आंसर की तरफ भी बढ़ते हैं। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, है ना। जो भी मूलभूत मामले हैं ना, उठाकर उनको विद्यार्थी यानी स्टूडेंट से डायरेक्ट रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। रंग भेद के कथन है, इसमें यह है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। रंग भेद क्या था? रंग भेद दक्षिणी अफ्रीका में एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी जो त्वचा के रंग और चेहरे की विशेषताओं के आधार पर नस्लीय भेद मतलब जातीय भेदभाव का अभ्यास कराती है। अपन को भेदभाव करने वाले लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। जो वहाँ पर जो लोग भेदभाव करते थे उनको वोट देने का कोई अन्यता नहीं था। तो अन्य विशेषताएं जैसे उनके निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर काम करने या यात्रा करने की अनुमति, नई भूमि का कोई स्वामित्व आदि नहीं था। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और ये प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती थी और परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा, ये दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। भैया ग्राम पंचायत में कौन चुन के आते हैं और काम को संभालते हैं? सरपंच, बोर्ड के सदस्य, सचिव और ग्राम सभा का सदस्य। ठीक है, तो इसमें ए और बी यानी सरपंच चुन के आते हैं, सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, और बोर्ड के सदस्य भी चुन के आते हैं। ठीक है, जिनको मेंबर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? यानी पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है अभी? तो इसमें सीधे आंसर की तरफ पढ़ते हैं। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप जानते हैं पटवारी और उसका लेखपाल का भैया जमीन संबंधित काम को देखभाल करना पटवारी और लेखपाल का काम होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान विषय का। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही हैं? यानी शहरी कार्य प्रशासन के लिए कौन सा सही अवसर है? तो इसमें शासन की थर्ड है, शासन के मामलों को हल के लिए बोर्ड पार्षदों की समितियां बनाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों सीटेट जुलाई 2019 सामाजिक विज्ञान वाला विषय को अपन ने 2 पार्टों में सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया था, सेकेंड पार्ट ये भी बनी गया। तो आप दोनों वीडियो को आसानी से समझते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किए जा रहे हैं। आप लोग इनको और प्रीवियस पेपर को देखने के लिए साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।